अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब वीवर्स। मैं हूं अलियान अहमद और आप देख रहे हैं टिप टू द टॉप। दोस्तों, एक ऐसी कंट्री के बारे में आपका क्या कहना है जो अकेली ही पूरी की पूरी नेटो फोर्स को टक्कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रशिया की। अगर ऐसी कंट्री किसी छोटे मुल्क पर हमला कर दे तो उस मुल्क का क्या हशर होगा, इसका अंदाज जायज़ा लेने के लिए आप यूक्रेन का हशर देख लें। लेकिन दोस्तों, हमला करने की एक शर्त है कि वो कंट्री अफ़गानिस्तान ना हो। लेकिन अफ़गानिस्तान में एक ऐसी क्या बात है कि वक्त का हर सुपर पावर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा चाहता है, और क्यों वो कुछ अरसे बाद वहाँ अपनी फोर्सेस की कोपियाँ छोड़कर भाग जाते हैं। हाँ, हमला करने की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 522 बीसी में यहाँ पर्शियन ने हमला किया। उसके बाद 331 बीसी में यहाँ अलेक्जेंडर ने हमला किया। उसके बाद मंगोल अम्पायर, सिख अम्पायर, मुग़ल अम्पायर हारने की कोशिश। पर्शियंस के बाद, अलेक्जेंडर के बाद, मुग़ल अम्पायर, सिख अम्पायर, इन सब अम्पायर्स के बाद जब ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट पर कब्ज़ा करना शुरू किया तो उन्होंने आज के म्यांमार से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब जगह पर कब्ज़ा कर लिया था। अफ़गानिस्तान पर उन्होंने 3 मरतबा हमला किया, लेकिन वो वहाँ एक मरतबा भी नहीं जीत पाए। लेकिन 1979 में सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया ने भी अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन 9 साल धक्के खाने के बाद उन्हें क्या मिला? अपने सोल्जर्स की खोपड़ियाँ। अफ़गानिस्तान में कुछ ना मिलने की वजह से सोवियत यूनियन यहाँ से भाग गया। दोस्तों, ये वक्त था सिविल वार का सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच, और अफ़गानिस्तान की तरफ से हार मिलने की वजह से दुनिया में रशिया का बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा। अभी यहाँ से सोवियत यूनियन को भागे 12 साल ही हुए थे कि अमेरिका ने भी अपना ज़ोर आजमाने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका अकेला नहीं आया था, बल्कि पूरी की पूरी नेटो कंट्रीज़ के साथ आया था। एक तरफ जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, पोलैंड जैसे पावरफुल कंट्रीज़, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क अकेला लड़ रहा था। लेकिन रशिया की तरह अफ़गानिस्तान ने भी 20 साल अपनी एड़ियों का ज़ोर लगाया, लेकिन यहाँ कुछ ख़ास कामयाबी हासिल ना हो सकी। इसी वजह से 2021 में अमेरिका को भी यहाँ से भागना पड़ा। इन 20 सालों में इतने सारे अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी अफ़गानिस्तान का सिर्फ 15% हिस्सा ही अमेरिका के कंट्रोल में आया था। बाकी 85% का हिस्सा अभी भी तालिबान के कंट्रोल में था। अफ़गानिस्तान का टोटल एरिया फ्रांस से थोड़ा ही बड़ा है, और इसकी पॉपुलेशन यूएस के स्टेट कैलिफोर्निया से भी कम है। लेकिन फिर अफ़गानिस्तान अपने से 10 गुना बड़े और ताकतवर मुल्कों से कैसे लड़ रहा है? इसके बहुत से जवाब हैं। पहला जवाब तो अफ़गानिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन में ही छुपा है। अफ़गानिस्तान अलग अलग कबीलों में बटा है, जैसे कि ताजिक, उज़्बेक्स और पश्तून। जब ब्रिटिश ने यहाँ पर बॉर्डर डिफ़ाइन किया तो इस बॉर्डर की यहाँ के लोगों के सामने कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। ये जस्ट एक इमेजनरी लाइन थी। लोग जैसे पहले पाकिस्तान की तरफ आते थे, बॉर्डर डिफ़ाइन होने के बाद भी वैसे ही आते थे। क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ों पर बनाए जाने वाले बॉर्डर से गुजरना और इसका कंट्रोल करना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल। दोस्तों, अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसका मतलब है कि अगर आप ज़मीनी रास्ते पर अफ़गानिस्तान पर हमला करना चाहते हो तो आपको अफ़गानिस्तान की दूसरी नेबर कंट्री यानी पाकिस्तान, ईरान, इराक, इंडिया और बांग्लादेश से मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जैसे तैसे करके भी बॉर्डर क्रॉस करके भी अफ़गानिस्तान में एंटर हो गए तो यहाँ आपको बड़े बड़े और पहाड़ों का सामना करना होगा, जहाँ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल। ब्रिटिश की तरफ से बनाई जाने वाली बॉर्डर को द ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर कहा जाता है। इस बॉर्डर की लंबाई 2640 किलोमीटर है, जिसमें कम अज़ कम 400 स्पॉट्स भी ऐसे हैं जहां बॉर्डर को क्रॉस किया जा सकता है। और इसी की वजह से यहाँ पर ड्रग्स की स्मगलिंग आम होती है। इसी की वजह से यहाँ पर वेपन्स और दूसरी भी इलीगल चीज़ों की स्मगलिंग आराम से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच हो सकती है। के बीच अफ़गानिस्तान के लोग बड़ी आसानी से इस बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान आते और यहाँ से न्यू मिलिटेंट तैयार करते और यहाँ से ले जाते। अगर आप अफ़गानिस्तान के मैप पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन पहाड़ों की वजह से अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना मुमकिन क्यों नहीं है। ये बुलंदबाला पहाड़ अफ़गानिस्तान के 75% एरिया को कवर करते हैं, और अगर पूरी की पूरी कंट्री की बात की जाए तो 50% से भी ज़्यादा कंट्री 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। इन पहाड़ों के बारे में यहाँ लोकल्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अटैकिंग आर्मी इनके बारे में कुछ नहीं जानती। पहाड़ों के ऊपर से वो रशिया के पूरे पूरे ट्रक उड़ा देते हैं। 1979 में जब सोवियत ने हमला किया तो वो अफ़गान की कोस्ट सिटी में एक बेस बनाने में कामयाब हुए थे, लेकिन उन्होंने एक बेस एक वैली में बनाई थी जिसकी चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो रशिया की सप्लाई ट्रक्स को उड़ा देते। जब सप्लाई बंद हो जाती तो वो भागने पर मजबूर हो जाते। 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया तो वो अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ नेटो की 13 लाख की फ़ोर्स भी थी। लेकिन इन 13 लाख फ़ोर्स को अमेरिका ने बाय लैंड नहीं बल्कि बाय एयर अफ़गानिस्तान पहुंचाया था, और उनके लिए सप्लाई जैसे कि कम्युनिकेशन, ट्रक्स, व्हीकल्स, वेपन्स, इन सब को लाना
بہت آسان نہیں تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ اگر سیدھا افغانستان میں ایک بیس بنائیں گے تو ان کا حال بھی رشیا کی طرح ہی ہوگا، وہ ان کے سپلائی ٹرکس کو اڑا دیں گے، اور اگر جب ان کی سپلائی بند ہو جائے گی تو وہ افغانستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اسی وجہ سے اپنا سپلائی کا سارا سامان خیبر پاس کے تھرو بیچتے، لیکن طالبان ان کو بھی نہ چھوڑتے، وہ خیبر پاس سے آنے والے ٹرکس کو بھی اڑا کر رکھ دیتے۔ ان کی سپلائی بند ہو جاتی تو یہیں پر ان کی سانس رک جاتی۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق امریکہ نے یہاں $2.3 ٹریلین لگائے، یعنی ہر دن اپنی فوج پر وہ $300 ملین لگاتے۔ اتنی رقم کے باوجود بھی وہ صرف اور صرف افغانستان کا 15% حصہ ہی کنکر کر پائے تھے، باقی 85% حصہ ابھی بھی طالبان کے پاس تھا۔ اسی وجہ سے وہ یہاں سے جانے میں ہی اپنی بہتری سمجھتے تھے، اور 2001 میں انہیں بھاگنے کے لیے بھی افغان طالبان کے پاس ڈیل سائن کرنی پڑی۔ دراصل افغانستان ایشیا کے سینٹر میں موجود ہے، اور اس کو ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ پر کنیکٹیویٹی بنانے کے لیے افغانستان پر کنٹرول بہت ہی لازمی ہے۔ اس وجہ سے ہر سپر پاور افغانستان پر اپنا پورا کنٹرول چاہتا ہے۔